हम लोग पढ़ने ही जा रहे हैं भारतीय इतिहास। इसमें से भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री देखेंगे। और घटना चक्र एक इम्पोर्टेंट बुक होती है, आप लोग उसे खरीद सकते हैं, जिसको भी लेना हो, काफी इम्पोर्टेंट है। मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ एज अ रिवीजन के तौर पर। और प्राचीन भारत में कई सारे सेक्शंस में किताब बटी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। सबसे पहले हड़प्पा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वहां से क्वेश्चन इसमें है। तो हड़प्पा में जो सामाजिक पद्धति थी, पहला क्वेश्चन है, सामाजिक पद्धति कैसी थी? यहाँ पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं पाया गया है, कोई जाति व्यवस्था का यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी। तो यहाँ पे एक उचित समतावादी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उचित समतावादी समाज हुआ करता था। हड़प्पा के लोगों में ना कोई वर्ग संघर्ष यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। और चूंकि उचित समतावादी है, तो यहाँ पर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो मात्र सत्तात्मक थी, वो भी, उसके भी सिंबल मिले हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि शायद हड़प्पा में महिलाओं की भागीदारी भी पुरुषों से या उनके बराबर थी, या उनसे ज्यादा भी कह सकते हैं, क्योंकि मात्र देवी की पूजा होती है। और कई सारे, अगर डिटेलिंग में आप पढ़ेंगे तो ऐसे सिंबल मिलते हैं कि वहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी भी हुआ करती थी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। नहीं, उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, ये तो वैदिक काल की शायद में हम लोग देखेंगे। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं, उन्होंने पशुपति, हाँ, पशुपति की सील मिली हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। तो पशुपति, आपको ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो शैव परंपरा है, जिसमें शैव परंपरा में सबसे पुरानी पद्धति जो है, जो पशुपति है, उसका कितना पुराना साक्ष्य हमारे पास है, यानी कि जो शंकर के पुजारी हैं, तो उसकी जो चूंकि पशुपति का मंदिर भी है नेपाल में, लोग जाते हैं वहां पर। तो पशुपत एक साम्राज्य, संप्रदाय है शैव, तो वहां पर काफी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट होता है कि वो लोग पशुपति का पूजा करते थे। मुख्य मात्र देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के रूप में न शैंधव, जो यहाँ की सिंधु की परंपरा है, वहां के पुराशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राग्ञ रूप कहा है। ठीक है, वो जो वहां पर एक, क्योंकि जॉन मार्शल, अभी आगे इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे, ने जो एक पुरुष मिला है त्रिमुखी मुद्रा में, उसको उन्होंने कहा कि ये आद्य शिव है, यानी प्रोटो शिवा भी कहा है। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ईंट से ही बनाए जाते थे ना, और इनकी ईंटों में काफी अच्छी ज्योमेट्री भी पाई जाती थी, तो ईंट से ही बनाए जाते थे। इनकी नगर योजना प्रणाली हुआ करती थी ना, एकदम बढ़िया मेट्रोपॉलिटन सिटी स्ट्रक्चर हुआ करता था। आ, दोनों नगरों में अपने अपने दुर्ग होते थे। ठीक है, हड़प्पा मोहन जोदड़ो की यहाँ पे बात हुई है। जहाँ ईंटों के मकान सामान्य लोग रहते थे, इस संस्कृति का अधिकांश, हाँ, तो ईंट ईंट से ही बने थे, इसमें कुछ जानने की बात नहीं है। सिंध घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इनकी गलियां काफी, मतलब मॉडर्न टाइप थी, चौड़ी हुआ करती थी और सीधी हुआ करती थी। 90 डिग्री पर इनकी जो गलियां होती थी वो मिलती हुई थी, 90 डिग्री पर हमेशा बाइसेक्ट करती थी। हड़प्पा के निवासी शहरी थे, इनको इसको एक सिटी सिविलाइजेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये देखो, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा किस रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? अब चूंकि यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो के बारे में लिखा है, तो यहाँ सिंधु नदी ऑप्शन में होना चाहिए था, बट सिंधु नदी तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए उत्तर में यहाँ पर डैश लगा। बस आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये रखनी है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी पर, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु रिवर पर पाया जाता है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इट इज कपास। कपास की काफी वहां पर, अब ये कपास इसलिए भी जान सकते हो ना, कपास के लिए अब क्योंकि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, तो कपास आजकल ये जो पठार का एरिया होता है महाराष्ट्र का, यहाँ पर, और पानी की भी जरूरत होती है, और नदियां भी वहां पर थी ही, चूंकि वो एकदम
वाटर सिविलाइजेशन थी, नदियों के किनारे बसी थी। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही कपास का उत्पादन किया था। सैंधव कपास की मूल फसल थी। इस कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंधोन कहने लगे थे, जो सिंधु शब्द से निकला हुआ है। ठीक है, तो यूनानी लोग जो थे ना, उसी यूनान भी उसी समय एक सभ्यता थी, तो वो लोग जो सिंधु सभ्यता के लोगों को सिंडन कहने लगे। क्यों? क्योंकि ये लोग कपास की अपनी उपज करते थे, इसलिए। तो यही है, कपास सिंधु लोगों की मूल फसल थी, इसी कारण यूनानी सिंधी सभ्यता को सिंडन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मतलब उतना है नहीं खास कुछ। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के लिए, हाँ, तो अगर व्यापारिक क्वेश्चन पूछ रहा है और आर्थिक है तो इसका सिंबल होगा मुद्रा। ठीक है, जहां पर मुद्रा पाई जाती है तो वहीं पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये व्यापारिक था। बाकी इसमें कुछ जानने के लिए है, यहाँ के लोगों में व्यापार करते ही थे। ठीक है, इसकी पुष्टि कई प्रकार से होते हैं कि अनाज के बड़े बड़े कोठागार पाए गए हैं ना, वेयर हाउसेस पाए गए हैं, और बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें पाई गई हैं, सील ना, और एक रूपी लिपि, यहाँ की एक लिपि भी, स्क्रिप्ट भी पाई गई है। यहाँ की स्क्रिप्ट के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे जो है मानकीकृत ना तौल की जो मेजरमेंट की वो इकाई भी पाई गई है। हड़प्पा वासी लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी का हड, हड्डी का व्यापार करते थे। हड्डी है ये, मुझे लगता है कि ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नाव का, ओके, नाव का, तो भाई ये देखो ये इंपॉर्टेंट काफी है। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो जब कभी मेंस में आंसर लिखना हो या कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो वहां पर अब कौन कौन से ऐसे सिंबल हैं जिनके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग एक व्यापारिक दृष्टिकोण रखते थे। तो इसलिए रखते थे क्योंकि भाई उन नाव का प्रयोग करते थे, लोथल जैसा डॉकयार्ड भी था उनके पास, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, वेयर हाउसेस पाए गए। ठीक है, और यहाँ के लोग मोसोपोटामिया के नागरिकों के कई संसाधनों का अनुकरण करते थे, इवन व्यापार भी करते थे ना, जो उस समय यूनानी सभ्यता थी वहां से। तो ये सारी चीजें हैं, और अवशेष में मुद्राएं ढेर सारी पाई गई हैं, और इसीलिए ऐसा लगता है। मकान मानने का मतलब ये नहीं होता है कि जो है ये लोग व्यापारी थे। नाव पाने का मतलब हो सकता है व्यापारी हूँ, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने नाव नाव व्यापारी के प्रयोग के लिए यूज होती है। लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा मुद्रा। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक व्यापार का कोई कॉन्सेप्ट मतलब एग्जिस्टेंस में आना मुश्किल, हम कह सकते हैं ऐसा। तो मनी इज द की। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस युग से कहा जाता है ना। हड़प्पा के लोग कांस यानी कॉपर का यूज करते थे। कांस, 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 ओके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। मतलब देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है अबाउट इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ऑन वन हैंड दिस इज अ सिटी सिविलाइजेशन, ये एक शहरी सभ्यता है, और इनका प्रमुख कार्य क्या है? कृषि है। कैन हम क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हैं आज कि शहर सिटी सिविलाइजेशन हो और वहां पर लोगों की मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो कृषि है? तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सिटी सिविलाइजेशन इसलिए थी हड़प्पा की सिविलाइजेशन क्योंकि उन लोगों का प्रबंधन वैसा था, उनका सिटी की प्लानिंग थी, इसलिए कहा जाता है। बाकी उनकी जो एक्टिविटीज थी, एक्टिविटीज के आधार पर उन्हें ऐसा ही कहा जा सकता है दैट कि वो लोग कृषि पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आगे फिर आ गया। तो इनकी जो लिपि है उस पर अभी काफी डिबेट है। सिंधु लिपि में लगभग, मतलब ये अज्ञात है, अभी इसमें कुछ आंसर हम देंगे नहीं। तो न तमिल में है न तेलुगु में है, तो इसमें ब्राह्मी खरोष्टी है नहीं। ब्राह्मी खरोष्टी हम लोग जब अशोक को पढ़ेंगे आगे तब वहां पर आएगा। सिंधु लिपि में लगभग, हाँ, बस इतना आपको याद रखना है कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटियों आदि पर मिलते हैं।
यह लिपि चित्रात्मक थी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो ये पिक्टोग्राफिक है ना, एक पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक अंग्रेजी में टर्म होता है, तो ये वैसी चित्र लिपि थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, मतलब एक ऐसा नगर जहां पर कोई दुर्ग नहीं था। दुर्ग देखो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में बनाए जाते थे क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए ना, दो प्रकार के दुर्ग बनाए जाते थे, या तो जल दुर्ग बनाए जाते थे, आप अपने महल के अराउंड चारों तरफ से पानी कर दो ताकि कोई हमला ना हो जाए, या फिर पत्थर के भी दुर्ग बनाए जाते थे जो बड़े बड़े। तो चहुदड़ो एक है, चहुदड़ो नाम से तो नहीं लगता यार, चहुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है, इम्पोर्टेंट है यार ये। चौदड़ो यहाँ सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ओके ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है, यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ पर मनके का प्रयोग कारखाना ढूंढा, ओके। चहुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो हड़प्पा ही था भाई साहब। तो हड़प्पा सबसे पुराना शहर था, और इसकी खोज 1921 में हुई थी। तब यह अखंड भारत का भाग था, वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, देखो भवन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा भवन कौन सा है। धान्यागार, ऑप्शन धान्यागार दे रहा है, यानी स्नानागार, स्नानागार भवन थोड़ी ना होता है, तो नहीं होगा। स्तंभ हाल नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है धान्यागार। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहां पाया गया, सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब स्नानागार का इन्होंने मतलब लिखा तो है, बट मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45-72 मीटर लंबा, 22-86 मीटर चौड़ा, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। भवन था ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भवन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। अब भवन पूछा गया। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है, पूरा पूरा लेख विद्या का मतलब ही होता है जो शिलालेखों का अध्ययन है, भूगोल का अध्ययन नहीं, भूगोल का अध्ययन थोड़ी होता है ये, सिक्कों का अध्ययन भी नहीं होता। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं, सिक्कों का अध्ययन यार बहुत सिक्कों का अध्ययन क्या कहते हैं यार, सिक्कों का अध्ययन तो था यार, मीन बहुत अच्छा टर्म होता है सिक्कों के अध्ययन के लिए ना, याद नहीं आ रहा है। महाकाव्यों का अध्ययन नहीं, ये नहीं होगा। और शिलालेखों का अध्ययन, तो जो पूरा लेख होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। अपवाह तंत्र ना, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, हाँ हाँ इंग्लिश में से ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ओके। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने एक बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बना के रखा था ना, यानी कि नहर से पानी निकल के एकदम वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा इन्होंने कर रखा था। सिंधु घाटी के सभ्यता ने बढ़िया एक ड्रेनेज सिस्टम बना के रखा था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। हाँ, यह खोज कहाँ पर हुई, यह खोज हुई थी लोथल में, मतलब जो पैमाना है ना, और लोथल से ही हाथी का दांत भी पाया गया है। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिला है, मतलब जो मापक जो पैमाना था वो हाथी के दांत से बनाया गया था, यानी हाथी थे उस समय वहां पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ से डॉक यार्ड भी साक्ष्य मिला है। हम्म, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग, सही है। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था, जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में मिलेगा। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चट, गोदिम आदि का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है, यही ये मतलब कई लोगों को कंफ्यूजन होता था। जब मैंने पहली बार इतिहास पढ़ा तो मुझे पता ही नहीं था टेराकोटा क्या होता है।
तो मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है। सिंध घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका ना। महत्वपूर्ण रचना, नटराज भी, नटराज पाए गए हैं, नरसिम्हा तो पाए गए नहीं, बुद्ध तो पाए नहीं गए हैं। तो हाँ, डांसिंग गर्ल की काफी जो है इम्पोर्टेंस है उसमें यार, सच में। सिंध घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना, डांसिंग गर्ल वहां से आई गई। बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है, ये याद रखना है, कांसे से बनाई गई है ये। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ा यहाँ का सिटी है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। हाँ, तो सिंध घाटी के लोग करते थे। और ये कहाँ से मिला? पुरातात्विक साक्ष्यों से माता देवी की मृण मूर्तियों इस बात का ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात को प्रूव करते हैं दैट सिंधु civilization was where people respect mother deities। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं? हाँ, तो पीएस बस नहीं। कनिंघम का देखो ये रोल होता है। कनिंघम कौन थे? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड हुआ करते थे। चार्ल्स मैसन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार चार्ल्स मैसन ने ही पहली बार शायद ये शब्द लिखा था 1826 के आसपास। एम ह्यूलर भी जुड़े हुए थे किसी तरह से, आगे कोई क्वेश्चन आएगा देखेंगे। हड़प्पा संस्कृत अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन जुड़े हैं, कनिंघम और मार्टिन व्हीलर जो है। पीसी वत्स का इससे कोई संबंध नहीं था, बल्कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। पीबी वत्स, हाँ तो पीबी वत्स का नहीं था। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सबसे पहले तो ये है कि घग्गर नदी के बाएं है। सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग ने ही एक खेत में दो फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा के लोग एक खेत में दो फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से भूकंप आने का प्राचीनतम, कालीबंगा इंपॉर्टेंट साइट है, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। ऑप्शन दिया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता। देखो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हड़प्पा का जो टीला था, सबसे पहला उल्लेख तो चार्ल्स मैसन ने किया था। इसलिए देखो अभी जो ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना, तो चार्ल्स मैसन जुड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने 1826 में वहां टीला बना था हड़प्पा के आसपास ना, बड़े बड़े टीले थे, तो इन्होंने लिख दिया था उस बारे में। और जनरल कनिंघम ने 1853 में, क्योंकि ये पहले वो थे ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरातात्विक, मतलब कुछ इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त किए थे। कनिंघम एवं फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ थे। बट कनिंघम और फ्लीट ने मतलब अपना काम तो किया था ना यार, बट ये जो पूरा कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद 1921-20 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल इनके क्या थे? डायरेक्टर थे। दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब में तत्कालीन मांटगोमरी, हाँ मांटगोमरी तो काफी इंपॉर्टेंट नेम है, संप्रहित शाहीवाल जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया। हाँ, तो मतलब ये है, राखालदास बनर्जी इनके बाद प्रायोरिटी पे दिए जाते हैं। तो दयाराम साहनी जो है पाकिस्तान के प्रांत में जाते हैं और वहां पर हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता इन्हें कोई माना जाता है। अच्छा, एक बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखनी, जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है ना, सर्वेयर है, उसके जो हेड हुआ करते हैं समय समय पर, वो भी इम्पोर्टेंट रखना है। तो पहले साहब कनिंघम थे तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1922 में हुई थी। ये थोड़ा ये अगर देखो, अगर 1922 देगा तो 21 नहीं दिया है, क्योंकि 21-22 में बहुत कंफ्यूजन होता है।
हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? तो ये तो था लोथल था। लोथल अहमदाबाद के सरगर सर, सगरवाला नामक ग्राम के समीप है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई। यहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राम महोदय ने जहाजों की गोदी यानी डॉकयार्ड बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था, यानी कि यहाँ पर डॉकयार्ड हुआ करता था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते हैं, में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। देखो लोथल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये राजस्थान में है, सॉरी गुजरात में है, अहमदाबाद में। और ये नदी, ये एक जो है जहाजों की यानी डॉकयार्ड हुआ करता था, पत्तन था यहाँ पे। और ये भोगवा नदी, याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे था। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का था ना, सिंधु घाटी का ही, हम मेसोपोटामिया वाले तो थे नहीं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु घाटी के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय, गाय नहीं, गाय वैदिक लोगों में आई थी। सिंधु के टेराकोटा यानी जो मिट्टी से बनी आकृतियां हैं, में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य सभी जानवर, तो देखो हमने हाथी पे भी अभी एक क्वेश्चन देखा था, क्योंकि हाथी के दांत का वो मिला है। भेड़ भी थे यहाँ पर, सुअर भी था, और भैंस का भी वर्णन मिलता है। घोड़े का वर्णन मिलता है कि नहीं? घोड़ा बहुत डिबेटेबल है, डिबेटेबल है, मतलब जो जो बंदे डिटेल में इतिहास पढ़ते हैं वो घोड़े पे बड़ा डिबेट होता है ना। अभी एक वो आई है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री आई है, मैंने वो देखा था, सीक्रेट ऑफ सिन्हौली। सीक्रेट ऑफ सिन्हौली आप देखना कभी टाइम मिलेगा। मनोज वाजपेयी ने उसमें अपना वो किया हुआ है। काफी सारे जो बीबी लाल हैं, काफी सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर हैं। तो एक सिन्हौली साइट थी यूपी, वेस्टर्न यूपी में, वहां पर बहुत एपिक चीजें मिली हैं। तब वहां पर भी ये वाला डिबेट वो लोग उठाते हैं। तो घोड़ा अब हमेशा डिबेटेबल रहता है। घोड़ा नहीं पाया गया है, कई लोग कहते हैं पाया नहीं गया, कई लोग इतिहासकार कहते हैं भाई घोड़ा पाया गया है। तो हालांकि इसमें काफी कम क्वेश्चन थे, 27 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद वैदिक वाला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। आई होप कुछ एनरिचिंग लगा होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।